हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे कि आप जानते हैं यह चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम चैप्टर में पहुंच चुके थे। तो चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ये पढ़ लिया था। ठीक, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये भी पढ़ लिया था। रिएक्शन जो भी हमारे समीकरण जो इक्वेशन होती है उसे कैसे लिखा जाता है ये भी हमने देख लिया था कि किस प्रकार हम लिखते हैं। राइट हैंड साइड कहाँ जो हमारा अभिकारक है उसे कहाँ लिखा जाता है, उत्पाद कहाँ लिखा जाता है। ठीक, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। साथ ही हमने रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीख लिया था कि कैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर दी है तो हम उसे कैसे बैलेंस करेंगे, और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस। अब हमें ये पढ़ना है कि जो इक्वेशन है उसमें कुछ कई चीजें लिखी हुई होती है, तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है ये। उसके बाद जो है हम यहाँ पर अलग अलग हमारी जितनी भी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, तो इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। इंफॉर्मेटिव इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट यूजिंग सिंबल्स लाइक, ये क्या है, फिजिकल स्टेट को दर्शाते हैं। जैसे कि हमें कहा गया है कि हमें O2 दी हुई है, ठीक है, तो O2 किस कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, O2 के नीचे इस प्रकार क्या लिखा है, गैस अगर लिखा है तो, ठीक, या किसी रिएक्शन के यहाँ पर इस तरीके से एरो बनाए, यानी कि गैस क्या, और ये इवॉल्व हो रही है। ठीक, अगर हमें दिया है सोडियम और उसके नीचे लिखा है एस, यानी कि ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक, साथ ही लिक्विड के लिए दिया रहता है एल, लिक्विड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल एल हम लिखते हैं। कोई वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है ना, वाटर सॉल्युबल यानी कि वाटर के साथ क्या हो रहा है, सॉल्युबल है कोई सॉल्यूशन, तो उसके वहां पर क्या लिखा जाता है, एक्वस, ए क्यू, इस तरीके से शॉर्ट में एक्वस लिखा जाता है। कहीं पर अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इस तरीके से डाउनवर्ड्स को एरो हमें यहाँ पर दिखता है। अगर कहीं पर रिएक्शन कंडीशन सजेस्ट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां पर क्या है, कुछ टेम्परेचर है या कुछ प्रेशर है या कुछ कैटलिस्ट है, तो उसको जो रिएक्शन का ये जो एरो होता है ना, इधर तो रिएक्टेंट लिखा जाता है, इधर प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर या कोई प्रेशर है या कोई भी हमारे पास क्या कैटलिस्ट है, तो उसको एरो के ऊपर या एरो के नीचे इस तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट एरो के अबव या बिलो, एरो के ऊपर या नीचे हम क्या करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। ठीक, और अगर हीट है तो, अगर किसी रिएक्शन में हीट हो रही है तो हीट को भी क्या करते हैं हम, किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, है ना, ये वाला ये सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है, हीट का सिंबल होता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें, ये इन्फॉर्मेशन थी, जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए गैस, ठीक है जी। बाकी कोई अगर वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है तो वहां पे एक्वस हम लिखते हैं। साथ ही प्रेसिपिटेट अगर है तो इस तरीके से एरो नीचे की तरफ, ठीक है, और गैस अगर है तो एरो ऊपर की तरफ। बाकी टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट अगर किसी रिएक्शन में दिया हुआ है तो उसको हम अबव और बिलो लिखेंगे एरो के। ठीक, कौन सा एरो, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एरो होता है, ठीक है, जिससे रिएक्शन क्या दिख रही है, दिखती है ना, फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन दिखती है रिएक्शन की, कि आगे की तरफ रिएक्शन हो रही है। ठीक, और साथ ही हीट को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, ये ट्रायंगल जैसा सिंबल जो है ये हीट का सिंबल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट है और उनके रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो इनको आप एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे हम रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस की तरफ, केमिकल रिएक्शंस की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, ठीक, जो हमें एक एक करके पढ़नी है। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है पहली चीज, ठीक, और दूसरी चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, अगली हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके लिए भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई रिएक्शन है, अगर हमें कोई रिएक्शन दी हुई है
तो हम पहचान पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन है, ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगली रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब जब दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में होती है, यानी कि हमें दो अलग अलग चीजें पढ़नी है। एक है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, और रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होते हैं, है ना, जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, या तो दोनों अलग अलग रिएक्शन में हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन अलग रिएक्शन में है, रिडक्शन अलग रिएक्शन में है, तब बात अलग है। लेकिन अगर एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो साथ में समझ लीजिए हम रेडॉक्स रिएक्शन भी साथ में ही पढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये जैसे ऑक्सीजन में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जहां यहाँ पर ऑक्सीडेशन का रिमूवल करते हैं तो रिडक्शन कहा जाता है। सेम यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, ठीक। अब ये क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे जब हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ये नहीं लगेगा, बहुत इजी हमें ये लगेगा। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट कर दे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, है ना, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, कंबाइन होकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ए कुछ है, बी के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, सी बना रहा है, ठीक। यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक। चलो अब इसको और डिटेल में देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक। अब संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक। अब ये जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं इनको संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक, कहा जा सकता है। चलिए, तो एक संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। अब एक संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो तत्व, है ना, दो तत्व यानी कि दो एलिमेंट्स मिलकर के एक क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। यानी कि दो तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यौगिक बनाते हैं। दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स मिलकर के एक क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे कि हम कहें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि ठोस सोडियम, यानी कि सोडियम है जो कि क्या है, ठोस है, धातु, क्लोरीन गैस के साथ, अब क्लोरीन Cl2 जो कि क्या है, गैस है। समझ में आ रहा है ना कि सोडियम, ये S क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, सोडियम के साथ S क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सॉलिड ठोस अवस्था में लिखा है ना, पे ठोस अवस्था। तो अभी हमने इंफॉर्मेटिव जब हम इंफॉर्मेटिव इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड को क्या लिखेंगे, S, लिक्विड को L, गैस को G, और कोई वाटर सॉल्युबल है तो उसको एक्वस लिखा जाएगा, ठीक। तो वही यहाँ पर क्या है कि ठोस सोडियम क्लोरीन के साथ, गैसियस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बनाता है। क्या बनाता है, NaCl बनाता है। तो देख रहे हैं हम, दो हमारे क्या तत्व मिलकर के एक कंपाउंड, एक यौगिक बना रहे हैं, ठीक। तो संयोजन अभिक्रियाएं यही होती हैं, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक, एक, दो, अधिक या उससे अधिक जो है एलिमेंट्स मिलकर के, पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस या नया पदार्थ बना रहे हैं, ठीक। अब ये रिएक्शन बैलेंस करनी भी जरूरी है, ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। देखो क्लोरीन दो है, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दे तो दो सोडियम दो क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ पर दो क्लोरीन है, ठीक। तो यहाँ पर अगर दो लगाने से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दो सोडियम है और दो क्लोरीन है, यहाँ पर भी दो सोडियम है दो क्लोरीन है, रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई कि जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं,
ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि हमने कहा ए और बी मिलकर के बना रहे हैं ए बी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर सोडियम जो कि ठोस अवस्था में है और क्लोरीन गैस के साथ सोडियम, ठोस सोडियम धातु क्लोरीन गैस के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl बना रहा है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि हमने ये रिएक्शन पढ़ी, ये भी क्या है हमारा सॉलिड होगा। ठीक, अब NaCl तो सब जानते हैं, NaCl को क्या कहते हैं हम, कॉमन सॉल्ट भी तो कहते हैं, यानी कि नमक। क्या कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या नमक हम इसे कहते हैं। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल तो ये था हमारा, और भी एग्जाम्पल होंगे हमारे जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके और भी एग्जाम्पल होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, कुछ एग्जाम्पल तो हम जो पहले भी देख चुके हैं वो हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं। जैसे कि जब कोयले को हवा में जलाया जाता है, कोयला यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन हवा में जलाया जा रहा है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और साथ में क्या निकलती है, देखो हीट, साथ में क्या निकलती है, हीट को ऐसे लिख सकते हैं हम, हीट को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हीट को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर हीट को ऐसे लिख सकते हैं, हीट को यहाँ पर ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि कोयला हवा की उपस्थिति में जलने पर हीट देता है, अतः इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कोयला क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है। ठीक, कैसा फ्यूल है, एक कैसा फ्यूल है कोयला, कैसा फ्यूल है, एक प्राकृतिक ईंधन है ना। प्राकृतिक ईंधन है। ठीक, कोयला क्या है, एक प्राकृतिक ईंधन है। ठीक अब दूसरी चीज, एक अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करती है तो जल बनता है। देखो H2 plus O2 gives H2O, सेम रिएक्शन हो रही है ना, ऐसी तो हो रही है रिएक्शन, H2 plus O2 gives H2O, वाटर बन रहा है। ठीक, अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन उधर हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गए इधर, 2H2 कर लेंगे और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस करने से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस तो करनी है ही, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक वो बनाते हैं ना, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या मिलकर के बनाया, वाटर बनाया, H2O बनाया। ठीक, तो ये सारी रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो ये दो एग्जाम्पल जो है, और एक एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे सॉल्ट का लिया था, तो ये सॉल्ट का एग्जाम्पल, और बाकी ये दोनों एग्जाम्पल ये आपकी एनसीईआरटी में भी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। और अगर इस तरीके से अगर आपका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो आप आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक, चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका क्लियर होता है कि कैसे आप बताएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, जहां पर एक या एक से अधिक रिएक्टेंट है ना, दो या दो से अधिक, एक दो है या इनसे अधिक जो रिएक्टेंट है वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक ही प्रोडक्ट बना रहे, एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का मिलाते हैं जब हम, है ना, कार्बन जो हमारा कोयला है कार्बन से बनता है, कोयला बनता है किससे, कार्बन से बनता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, तो कोयले को जब आप ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, दो अभिकारक हैं और प्रोडक्ट क्या, उत्पाद क्या है, एक ही बन रहा है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनेगा, और जो अभिकारक होंगे वो क्या होंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, अपघटन अभिक्रिया क्या है। अब अपघटन अभिक्रिया यानी कि जो हमारी क्या है, सेकंड नंबर की इक्वेशन, रिएक्शन सॉरी,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हम पढ़ चुके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक ही प्रोडक्ट यानी कि एक ही उत्पाद बना रहे थे। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि अपघटन अभिक्रिया को एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन में तो हम ऐसे पढ़ रहे थे ना, ए प्लस बी गिव्स ए बी, या हम इसको सी नाम दे दें, जो भी। ठीक, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? इसका उल्टा पढ़ना है। उल्टा यानी कि ए बी जो है, हमारे पास ए बी रिएक्टेंट है और ये किस में टूट रहा है? ए प्लस बी में टूट रहा है। तो अब हमें ये वाला पढ़ना है। यही तो लिखा है यहाँ पर कि जिसमें एक अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो एक अभिकारक से यानी कि एक रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो वो रिएक्शन कौन सी होगी हमारी? अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, चलिए तो पहले इसे नोट कर लीजिए। अब जैसे कि एग्जांपल्स हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें? अब देखो, जैसे कि हम कह रहे थे हमारे पास क्या था? 2H2O। ये किस में ब्रेक हो रहा है? 2H2 प्लस O2, है ना? 2H2 किस में ब्रेक हो रहा है? 2H2 प्लस O2 में। तो ये भी एग्जांपल है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और इससे पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था? O2H2 प्लस, इससे पहले जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी वहां पर क्या पढ़ा था? H2 प्लस O2 गिव H2O। फिर हमने रिएक्शन बैलेंस की थी कुछ इस तरीके से। ठीक, अब ये और ये दोनों क्या लगभग तो सेम है, लेकिन एक क्या, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो ये वाली रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये वाली रिएक्शन हमारी कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पर दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर एक अभिकारक जो है वो किसमें टूट रहा है? दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। ठीक, तो इसे क्या कहा जा रहा है? इसे कौन सी रिएक्शन कह रहे हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, चलिए तो इतना समझ में आया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो दो चीजें माइंड में क्लियर हो गई होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों को आपस में हम कैसे रिलेट करके समझ सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सामान्य प्रतिक्रिया प्रारूप देखते हैं कि अपघटन अभिक्रिया का सामान्य प्रारूप नीचे दिया गया है। ए बी इसमें टूट रहा है ए प्लस बी में, जो कि अभी हमने देखा। ठीक, अब ए बी मूल अणु प्रतिक्रियाशील है तथा ए एवं बी उत्पाद अणु है। ठीक, क्या है? उत्पाद अणु है, यानी कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। जैसे कि यहाँ पर NaCl है तो ये ब्रेक हो रहा है Cl प्लस Na में। जैसे कि हमने पीछे रिएक्शन की थी, Na प्लस Cl किसमें कि ब्रेक हुआ था? Na प्लस Cl मिलकर क्या बना था? NaCl बना था, सॉल्ट बना था। वैसे ही यहाँ पर NaCl जो है एक पूरा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है Na प्लस Cl ऐसे अलग अलग टुकड़ों में। ठीक, अब उदाहरण क्या है इसके? एक उदाहरण जो कि हम अभी देख चुके हैं, वो हमने क्या देखा कि 2H2 breaks in 2H2 plus O2। या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पर हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे अपघटन अभिक्रियाएं हैं हमारे चारों ओर होती रहती हैं, लेकिन हम अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते। इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड का अपघटन, जिसे रासायनिक समीकरण क्या है? H2CO3 जो है, रिएक्शन कैसे ब्रेक हो रही है देखो, H2CO3 H2O प्लस CO2, पहला ये। दूसरा, जल का विद्युत अपघटन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करना। अब जल, ये देखो, ये जल जो हमने लिया यहाँ पर H2O, इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हमने की यहाँ पर तो क्या बना? H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये जो अपघटन अभिक्रिया है
विपरीत क्या है, इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, इसकी उल्टी रिएक्शन क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, अगर हम इसको इधर से अगर हम इसको इधर से देखें, एरो इधर कर दें, है ना, एरो अगर हम इधर कर दें तो क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगी, यानी कि संयोजन अभिक्रिया बन जाएगी। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, वो क्या है कि ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये किसके विपरीत है, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में दो या अधिक अभिकारकों से एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो इनमें होता क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, यानी कि अपघटन और संयोजन अभिक्रियाएं। ये दो अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगली रिएक्शन है हमारी विस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या होती है। चलिए, तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाएं रसायन विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब महत्वपूर्ण तो है ही, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण है तभी तो पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं होती तो क्यों हम इतना इसको डिटेल में पढ़ते। ठीक, महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा सवाल क्या है कि क्या होती है। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में कई तरीकों से किया जाता है, जैसे कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं, जब लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करते हैं। और ये सवाल आपके एनसीईआरटी में है और कई बार आपके एग्जाम में भी आता है कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको बचाने के लिए, उनको जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करते हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर क्या है, आधारित है। ठीक, तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एक बन जाता है हमारा कि लोहे की वस्तुएं जो होती है उनको जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है उसका उपयोग करते हैं। ठीक, जो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आधारित है। ठीक, तो पहला पॉइंट, ये पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो है क्या। अब एक सिंपली बात देखो, Fe प्लस CuSO4 है ना, आयरन के साथ हमने क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट, क्या बना, FeSO4 प्लस कॉपर। क्या हुआ यहाँ पर, Fe और CuSO4 था, तो Fe के साथ क्या आ गया, SO4 और Cu हमारा अलग हो गया। इसी तरीके से क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है। तो ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक दूसरा भी होती है रिएक्शन, वो कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इतना देख लीजिए ध्यान से। अब वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित होता है। क्या हो रहा है रिएक्शन में कि एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित किया जा रहा है, एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है। ठीक, यही क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अभिकारक के एक आयन का प्रतिस्थापन अभिकारक के दूसरे आयन द्वारा होता है, तो इसे प्रतिस्थापन भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर SO4 क्या हो जा रहा है, इसके साथ चला जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जो रिएक्शन है उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो आप इसे पूरा नोट कीजिए, इसका एग्जाम्पल एक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, क्या ले देगा ये, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
ये आ गया है ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक, तो ये भी क्या है हमारी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अभिकारक क्या कर रहा है अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित हो रहा है। एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित हो रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हमारा विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, तो इसके कुछ एग्जांपल जो हमने पढ़ लिए। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एकल विस्थापन रिएक्शन और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, या एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होती हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर 3 रिएक्शन हम अच्छे से समझ चुके हैं। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, A प्लस बी मिलकर के बन रहे थे AB। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, AB मिलकर के क्या बन रहे थे, A प्लस बी। अब आ गया हमारा कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, A प्लस BD गिव्स AB प्लस D। इस तरीके से कुछ हो रही है ना ये रिएक्शन, A और BD मिलकर के क्या हो रहा है, A और D साथ में आ जा रहे हैं और डी हमारा अलग हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, और जो रिएक्शन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।